एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी दिसंबर मंथ के एनालिसिस का। ये लास्ट मंथ है ईयर का। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसके भी ईयरली प्रिडिक्शंस मैं हर लग्न के लिए ब्रीफ में बनाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जो आगे मैं अपलोड करूंगी। बट अभी फ़िलहाल मैं दिसंबर के लिए ये वीडियोस अब स्टार्ट करती हूँ। तो पहले एरीज़ लग्न की बात करेंगे, लेकिन एरीज़ लग्न की बात करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी अगर आप प्रिडिक्शन मंथली देखते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि महादशा अंतरदशा के लॉर्ड क्या है और आपकी कुंडली में उन लॉर्ड का आपस में कनेक्शन कैसा है और वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं अपनी महादशा अंतरदशा में। और वही रिजल्ट ही ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर, इनके ट्रांजिट या फिर जो इनके ट्रांजिशन होते हैं, इनके मोशन में जो आप देखते होंगे वक्री हो जाते हैं, फिर मार्गी हो जाते हैं, ये सब जब होता है तभी जब नक्षत्र परिवर्तन होता है या फिर ये अपनी राशि बदलते हैं, तब ये चेंजेस जो है आपकी महादशा अंतरदशा में जो भी होते हैं उसमें वो उसको ट्रिगर कर देते हैं किसी इवेंट को, जहाँ पे भी होते हैं वहाँ से दृष्टि देके या फिर जहाँ पे भी बैठते हैं। तो अब शुरू करते हैं एरीज लग्न से। अगर एरीज लग्न की बात करें तो सबसे पहले मैं सैटर्न की बात करती हूँ, शनि की। तो शनि तो फिलहाल शतभिषा नक्षत्र में ही, राहु के नक्षत्र में रहेगा पूरा दिसंबर में पूरा। तो ये जो है राहु, तो इसके जस्ट नेक्स्ट साइन में, दूसरे साइन में जो पाइसेस मीन राशि है वहाँ पर रहेगा, और जो केतु है वो कन्या राशि वर्गो साइन में रहेगा। तो अब क्योंकि राहु और शनि का संबंध बन गया है और राहु बैठा है मीन राशि में, मीन राशि है बृहस्पति की, और बृहस्पति आपका बैठा है आपकी लग्न में मेष राशि में। और वहीं पर अगर आप ये देखेंगे, जो केतु है वो भी जिस राशि में है वो आपकी बुध की राशि है। तो अगर आपकी कुंडली में, खुद की कुंडली में अगर बृहस्पति और बुध का किसी भी तरीके से कनेक्शन बनता है, चाहे वो एस्पेक्ट से दृष्टि दे रहे हैं या साथ में कंजंक्शन है, युति है, तो ये जो टाइम होगा आपके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु आपके 12वें घर में है और ये केतु आपके छठे भाव में है। छठे भाव का जो केतु होता है ये आपको आपके मामा पक्ष से थोड़ा दूर करता है, आपको जो डेली वर्क रूटीन की जो जॉब होती है 9 to 5, उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें देता है। और केतु आपको, क्योंकि ये डिजीज़ का भी हाउस है, तो क्योंकि आप केतु उससे भी आपको सेपरेट करेगा, तो डिजीज़ेज़ में आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि आपको डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन राहु वहाँ पर बैठा है 12th हाउस में, तो ये आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन करेगा, क्योंकि शनि भी 11वें भाव में है गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़ के। तो जो भी गेन्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगे वो हो सकता है आपको फॉरेन लैंड से, एमएनसीज से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, इन सब चीज़ों से हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाओगे और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करोगे, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति आपके लग्न में है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा या हो गया होगा। तो आप चैरिटी वर्क पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने मनी को, लेकिन आप वैसे भी खर्चा करोगे या हो जाएगा किसी कारणवश। और ख़ासकर ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपको कोई आइडिया देते हैं किसी चीज़ के लिए कि आप ये कर दो, वो कर दो, और उसके बाद अपना पैसा आप या एनर्जी या टाइम अपना उसमें वेस्ट कर दो और उससे कोई रिजल्ट ना निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे फ्रॉड टाइप के लोगों को जो देखने में तो बहुत ही नॉलेजेबल हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की बात करेंगे, कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में ज्ञान देंगे, लेकिन वो फ्रॉड टाइप के लोग आपका पैसा गलत जगह भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं, इसमें लॉस हो सकता है आपका। और ये मैंने बता दिया। तो शनि की जो दृष्टि है वहाँ 11वें घर से वो फर्स्ट हाउस पे आएगी, आपके पंचम भाव पे आएगी और उसके साथ आपके अष्टम भाव पे आएगी। तो अष्टम भाव आपका इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन, एंग्जाइटी, हर्डल्स तो आएंगे ही आएंगे, ये फॉर श्योर है। लेकिन एक चीज़ जो आपके साथ अच्छी होगी वो ये होगी कि पंचम भाव पे जो इफ़ेक्ट जाएगा उसकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है और आपका जो बच्चों के साथ बॉन्ड है, उस पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और आप कोई नया चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। क्योंकि 5th हाउस चेंज का भी है, फेम का भी है, बच्चों के साथ आपके लव रिलेशनशिप का भी है, आपकी एजुकेशन का भी है, और साथ में आपकी क्रिएटिविटी का भी है। तो वो वहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस चीज़ का। लेकिन जो तीसरी दृष्टि है जो आपके फर्स्ट हाउस पे जाएगी शनि की, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल और बहुत ही मेच्योर भी बनाएगा, इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छा है और उसी के साथ ही आपको लाइफ में गेन्स भी होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। तो थोड़े हर्डल्स आएंगे, लेकिन उस हर्डल को पार करते हुए अप एंड डाउन के साथ आपको गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य पहले तो
आधे 15 दिसंबर तक तो वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, स्कॉर्पियो साइन में। तो वृश्चिक राशि आपके अष्टम भाव में रहती है और फिर उसके बाद 16 तारीख से 16 दिसंबर से वो चले जाएँगे आपकी धनु राशि में। तो वहीं अगर मैं बुध की बात करूँ तो बुध भी जो है वो लगभग इनका जो ट्रांज़िशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले वो सैजिटेरियस में रहेंगे, फिर उसके बाद 28 दिसंबर को वो स्कॉर्पियो में आ जाएँगे और उससे पहले 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को वो रेट्रोग्रेड मतलब वक्री हो जाएँगे। तो जो बुध है वो अगर उसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो दिसंबर में, ख़ासकर दिसंबर में स्पेशली जिन लोगों की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है बुध का, उनके लिए बहुत सारे चेंजेस इसकी वजह से हो सकते हैं ट्रिगर, क्योंकि बुध जो है ना सिर्फ अपना नक्षत्र बदल रहा है बल्कि अपनी राशियां भी बदल रहा है। पहले वो धनु राशि में रहेगा, फिर धनु राशि में वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। शुक्र दिसंबर से अपनी ही राशि तुला राशि में आ जाएगा, जो अच्छा इंडिकेशन है कि आपको अच्छे फल मिलेंगे नवम भाव में जब तक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 13 दिसंबर को वो रेट्रोग्रेड होता है बुध, और फिर 28 दिसंबर को वो वापस से स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगा, मतलब अष्टम भाव में। देन आपके साथ थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं और अष्टम भाव में युति भी बनेगी सूर्य और बुध की मिलके, बुधादित्य योग की। तो अष्टम भाव में जब बुध और सूर्य होते हैं तो ऐसे लोग अगर ऑकल साइंस मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप कोई रिसर्च का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले रिसर्च के सब्जेक्ट्स, सीए जो होते हैं, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर, इन सब सीबीआई ऑफिसर, इन सब सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इनकम टैक्स में, एफडीज में, म्यूचुअल फंड्स में, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सूर्य और बुध की जो युति बनी है, कंजंक्शन, वो सेवंथ एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखती है। तो सेकंड हाउस ऑलरेडी आपकी सेविंग्स का है, जो आपकी इनकम जो बढ़ती है, स्टेबल भी रहती है और बढ़ती भी है, ग्रो भी करती है। तो जब वो उसको देखेगा दूसरे भाव को, तो कहीं न कहीं वो सेविंग्स भी बढ़ेंगी और साथ में आपके इनकम के सोर्सेज़ भी बन सकते हैं। कहीं से धन आ सकता है तो अचानक से, तो ये युति ये आपको लाभ दिला सकती है। अगर अच्छा हुआ आपके चार्ट में भी और ऐसा ही काम भी आप करते होंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी योग नहीं अच्छे हैं, दशा नहीं अच्छी है और साथ में आप ऐसा कोई काम भी नहीं करते हैं, तब ये आपको टेंशन का कारण भी दे सकती है। बहुत ज़्यादा चिंताएँ या आपके लाइफ में हर्डल्स भी दे सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली पे निर्भर करता है कि आपके साथ रिज़ल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। फिर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति लगभग 30 दिसंबर तक ये जो है ये वक्री रहने वाले हैं मेष राशि में, जो आपकी पहली घर की राशि है, और उसके बाद 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएँगे। तो जब तक कि वो वक्री रहेंगे तो वो पहले घर का और 12वें घर का दोनों का मिलके प्रभाव देंगे, और पहले घर में रहने से उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव पे पड़ती है और कहीं न कहीं वो 12वें घर का भी प्रभाव देती है। तो पहले घर में जब जब बृहस्पति होते हैं तो काफ़ी सारी कुंडली के दोष लगभग खत्म ही हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये वक्री है और 12वें घर का भी प्रभाव दे रहा है, तो कहीं न कहीं आप, और 12वां घर वैसे भी बृहस्पति का ही होता है कालपुरुष कुंडली में, तो आप बहुत ज़्यादा चैरिटेबल हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो और साथ में हो सकता है आपके फ़ॉरेन जाने की अपॉर्च्युनिटीज़ भी खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत खर्चे भी देगा, लॉसेस भी कराएगा ये आपका। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, तो ये टाइम पीरियड जो वक्री वाला है ना, इसमें थोड़ा सोच समझ के आप धन को व्यय करिएगा या फिर खर्च करिएगा। लॉसेस हो सकते हैं लेकिन फिर भी इतने नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कालपुरुष की जो राशि है वो खुद बृहस्पति की है, तो वो ज़्यादातर अच्छे ही काम में आपका पैसा खर्च कराएगी, कोई भी गलत काम में खर्च नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र लगभग पूरा दिसंबर लिब्रा तुला साइन में ही रहने वाले हैं, वो उसकी खुद की ही राशि है। वहाँ पे उनके नक्षत्र परिवर्तन ज़रूर होंगे और 25 दिसंबर को वो फिर आपकी वृश्चिक राशि में, जो आपके 8वें घर की राशि है स्कॉर्पियो साइन, वहाँ पे चले जाएँगे। तो वीनस जब 8th हाउस में जब जाता है अष्टम भाव में, तो वो दिक्कत ये देता है कि आपको धन के लाभ तो कराएगा, हिडन सोर्सेज़ से बहुत सारे धन के लाभ करा सकता है। आपको इन-लॉज़ से, इनहेरिटेंस से धन प्राप्त हो। तो आप जो ध्यान दीजिएगा वो ये है कि ख़ासकर जब ये तुला राशि में शुक्र रहेगा तो ये आपको अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि सप्तम भाव में आपके शादी के योग बन सकते हैं और साथ में शादी के योग के साथ-साथ ये आपके लिए जो है बिज़नेस के भी नए रास्ते खोल सकता है। आप खुद कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, क्योंकि और आप
का धन भी बढ़ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपके बॉन्ड जो है आपकी फैमिली के साथ वो भी अच्छे हो सकते हैं। शादी के योग सबसे ज़्यादा दिखते हैं, जो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। लेकिन जब ये वृश्चिक राशि में जाएगा 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को जब अष्टम भाव में, तो जैसा मैंने बोला ये आपको धन लाभ तो अलग-अलग सोर्सेज़ से, हिडन सोर्सेज़ से करा सकता है। इवन आपकी अगर शादी होती है तो इन-लॉज़ से भी धन मिल सकता है, बहुत सारे और तरीके से। लेकिन बस दिक्कत ये होती है जब अष्टम भाव में शुक्र जाता है, तो वो अगर विमेन के चार्ट में होता है तो वो यूट्रस से रिलेटेड टू प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड टू प्रॉब्लम देता है, इवन मेन को भी। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस और प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन और उससे रिलेटेड डिजीज़, ये सब चीज़ें होने के चांसेस जिनके चार्ट में होती हैं वो होते हैं। और कभी-कभार जिनके शुक्र अष्टम भाव में होता है उन लोग के इल्लेजिटिमेट रिलेशन भी होते हैं, मतलब जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होते। कभी-कभार ऐसे लोगों के चार्ट जिनके इल्लेजिटिमेट रिलेशन होते हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होते हैं। शादी के होने के बाद भी अगर इधर-उधर रिलेशन है या एक साथ 2-2 बॉयफ्रेंड 2-2 गर्लफ्रेंड ऐसे जो लोग रखते हैं, उस तरह के अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना है तो वो शुक्र उनका अष्टम भाव में ज़रूर दिखता है, या अष्टम भाव से कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है, या ज़्यादातर अष्टम भाव में ही मिलता है। तो अष्टम भाव में शुक्र जब होता है तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स थोड़े से या तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इस तरीके की सिचुएशन होती है, या फिर उनके हेल्थ इश्यूज़ जो मैंने बोला प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड टू यूट्रस या प्राइवेट पार्ट्स, इन सब से रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है उनकी लाइफ में जो हो रही होती है। फिर बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जो है वो आपका जो अगर मैं बोलूँ तो लगभग 27 दिसंबर तक, 27 दिसंबर तक ये पूरा स्कॉर्पियो साइन में ही रहने वाला है, वृश्चिक राशि में, जो बहुत अच्छा है। क्योंकि अष्टम भाव में अपने ही साइन में मंगल है, तो मंगल जब अष्टम भाव में होता है या अष्टम भाव को देखता है, तो क्योंकि वो एक्सीडेंट का कारक है, मंगल जब अ, अष्टम भाव को देखता है अपने घर को या खुद उसमें बैठा होता है, तो जो अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, जैसे एक्सीडेंट कराना, चोट और ये सब आपकी नहीं होती हैं, बल्कि वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ गया तो उन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर देता है, आपकी चोट और एक्सीडेंट की चीज़ें रोक देता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे करता है, वो ये है कि मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ के कभी-कभार आपको थोड़ा-सा लाइफ़ में स्ट्रगल दे देता है। तो अप एंड डाउन जैसी सिचुएशन होती है, स्ट्रगल, एंग्ज़ायटी आती है। लेकिन वो प्रोटेक्ट कहाँ पे कर देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है आपके एक्सीडेंट्स और जो चोट लगती है, ये सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर देता है। सो इट्स लाइक अ कमांडर। वो अपने ही भाव को जब देखता है, अष्टम भाव को, उन लोगों को कम से कम एक्सीडेंट होते हैं उनकी लाइफ में, कम से कम चोट लगती है। लेकिन अगर जिनका भी मंगल गड़बड़ होता है और अष्टम भाव को भी ना देख रहा हो वो, और अष्टम लॉर्ड को देख रहा हो, तो वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनका 12th हाउस भी ऐसा हो कि वो भी कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा हो कि हॉस्पिटल के चक्कर लगने हैं। तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अष्टम भाव में अब ये रहेगा मेष लग्न वालों के लिए पूरे लगभग दिसंबर में, तो ये आपके लिए अच्छा ही है। और अगर आप इंजीनियरिंग की ऐसी फ़ील्ड्स में हो, जो जहाँ पर अष्टम भाव माइनिंग, मटीरियल साइंस, केमिकल्स, केमिस्ट्री, इन सब से डील करते हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट या सीमेंट, ब्रिक्स का काम करते हो, ये भी आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो आप इसको यूटिलाइज़ करो। एरीज़ वालों के लिए दिसंबर का मंथ अच्छा है ओवरऑल। बस थोड़ी बहुत चिंताएँ हो सकती हैं या लॉसेस हो सकते हैं, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कैसे कर सकते हो? स्पिरिचुअलिटी का साथ देके, मतलब भगवान में बिलीव करो, तो चीज़ें अपने आप, समय जो होता है वो निकल जाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमारे पिछले कर्मों पे चलती है, इसीलिए जो महादशा आती है, हर महादशा के साथ हमारी सिचुएशन लाइफ़ की बदल जाती है। जितने भी लोग ये जो टोने-टोटके बताते हैं, वो टोने-टोटके से कभी ज़िंदगी नहीं बनती, ना चेंज होती है। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ होना है, तो वो होके रहता है। बस जो पूजा-पाठ जो होता है, जब आप भगवान में बिलीव करते हो, तो अगर वो कोई चीज़, अगर सिचुएशन 100% आपके लिए खराब होनी है, तो हो सकता है वो 60-70% ही खराब हो या उससे और कम। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन आपको कोई लाइफ़ में कर सकता है, वो है हायर पावर, दैट इज़ गॉड। ओनली एंड ओनली भगवान ही आपको हर एक चीज़ से, अगर आप उनमें बिलीव करते हो, तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली बिलीव नहीं है टोने-टोटके में। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप भगवान में बिलीव करो, और जो भी आपका कर्म है, जो भी आपका समय है, वो हमेशा अच्छा हो या बुरा, वो कटता है और वो आगे बढ़ता है।